हेलो गाइस, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, जैसा आपको पता है डेली हमारी क्लास होती है 8 बजे जीके की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। इसमें हम एचपी जीके डिस्कस करते हैं। आज हमारी जो है 24वीं क्लास है। इससे पहले 23 अदर लेक्चर मैं लगा चुका हूँ, नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें भी हमने डिस्कस किए हुए हैं और उनका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट है एक HPPSC करके, उसमें सारे आपको अदर लेक्चर मिल जाएंगे। साथ के साथ इनका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए जुड़ना पड़ेगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में हिमाचल सरकार ने हिमगौरी फोर्टिफाइड दूध शुरू किया है, इसमें कौन कौन से विटामिन शामिल किए गए हैं। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है हिमगौरी एक मिल्क फोर्टिफाइड मिल्क जो है लॉन्च किया है। तो इसमें आपने बताना है कौन कौन से विटामिन जो है ऐड किए गए हैं। ये है आपके विटामिन डी और विटामिन ए। तो दो विटामिन जो है इसमें खुद से ऐड किए गए हैं, विटामिन डी और विटामिन ए। ये फोर्टिफाइड का मतलब ही क्या होता है, जो विच कंटेन मिल्क विच कंटेन एक्स्ट्रा विटामिन, यानी जिसमें जो है ज़्यादा विटामिन ऐड किए गए हो। ये खुद की तरफ से ऐड करने पड़ते हैं। जो घरों में हम दूध यूज़ करते हैं वो अनफोर्टिफाइड होता है, उसमें विटामिन ए होता है लेकिन विटामिन डी नहीं होता, जो घरों में यूज़ करते हैं हम दूध। तो इसमें जो है विटामिन ए की जो परसेंटेज है उसे भी इंक्रीज किया गया और विटामिन डी की जो परसेंटेज है उसे भी इंक्रीज किया गया। तो ये एक फोर्टिफाइड मिल्क है। नाम क्या रखा है इसका, हिमगौरी। नाम क्या है इसका, हिमगौरी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या दूध एक बैलेंस्ड डाइट है, दूध एक संतुलित आहार है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं। पूछता है एग्जामिनर कि क्या दूध एक संतुलित आहार है, या मतलब जो मिल्क है वो एक बैलेंस्ड डाइट है, तो आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, नहीं। दूध जो है एक बैलेंस्ड डाइट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंटेन नहीं करता, क्या कंटेन नहीं करता, विटामिन सी। इसमें जो है विटामिन सी नहीं होता, इसलिए ये संतुलित आहार नहीं माना जाता। विटामिन डी जो है वो आपका, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रुकेटस जो है बच्चों में हड्डियों का रोग होता है। और अगर हम बात करें विटामिन ए, तो इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग। आंखों का जो रोग है रतौंधी, वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उससे पहले देखिएगा, जो हमीरपुर बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, हमीरपुर बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, उसे जो है मैं पब्लिश कर चुका हूँ, देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी वैकेंसी आई हुई है। तो जिन बच्चों को फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम आ रही है मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और जिनकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के बच्चे, क्योंकि जनरल कैटेगरी की फ़ीस जो है 360 है, SC ST की 120 है उसमें। तो जनरल कैटेगरी के बच्चे जो 360 जिनकी फ़ीस है, किसी कारण से अपनी फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे जो है कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, जहाँ तक मुझसे होगा मैं जो आपकी सहायता कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ एक बच्चों की फ़ीस मैं खुद से पे कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, महमूद गजनवी ने कांगड़ा किला पर किस वर्ष हमला किया था, यानी आक्रमण कब किया था। और जो है जेन्युइन रीजन की वजह से ही जो है आप बताइएगा मुझे कि क्यों नहीं है आपके पास पैसे। ठीक है, यानी ऐसे ही नहीं कि पैसे ले लिए और रिचार्ज करवा लो तुम अपना। ठीक है, तो अगर जेन्युइन रीजन है किसी का, क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है घर में, तो जो है ये नहीं दे पाते फीस हम, तो मैं आपकी फ़ीस यहाँ पे देने के लिए तैयार हूँ। कुछ एक बच्चों की जिनके पास जो है एक जेन्युइन रीज़न हो, कुछ एक कारण हो कि वो नहीं दे पाएंगे। तो जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब ज़्यादा समय जो है बर्बाद नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा था, महमूद गजनवी ने जो है कांगड़ा का जो किला था, कांगड़ा फोर्ट पे जो है किस वर्ष हमला किया था। तो इसने 1009 में जो है कांगड़ा पर हमला किया था, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और इसने जो है भारत पर कितने बार हमले किए, ये भी एग्जामिनर पूछता है। तो 17 बार जो है इसने भारत पर आक्रमण किया, और जो है अनंतपाल जो थे उसे हराकर जो है वहां कब्जा कर लिया था इसने, नगरकोट पे, जो कांगड़ा का फोर्ट था आपका। लेकिन इसके बाहर जो है, कांगड़ा के बाहर 1023 ईस्वी तक कुछ भी जो है ज़्यादा लूटपाट नहीं कर सकता। ठीक है, इसी एरिया में जो है सिमट के रह गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुशहर में धूम आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो धूम जो मूवमेंट था वो किस वर्ष इसने जो है आंदोलन शुरू हुआ था, किस वर्ष अपने चरम सीमा पर था। तो ये जो शुरू हुआ था आपका 1859, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, धूम होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि धूम होता क्या है, एक साथ के साथ मैं पूछूं झूम क्या होता है, धूम क्या होता है। तो देखिए बच्चों, धूम क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे उस समय के, जो राजा थे, ठीक है, ब्रिटिशर नहीं सॉरी, जो हमारे राजा थे उस समय, तो वो क्या करते थे, हर एक चीज़ पे टैक्स लगा देते थे।
जैसे आपने पशु पाले हैं तो उस पर टैक्स लगा देंगे, पशु जो चारा खाएंगे उस पर टैक्स लगा देंगे। अगर आपने गलती से गाय भैंस पाल ली, ठीक है, तो उसका दूध होगा, घी होगा, तो दूध घी पे भी टैक्स लगा देंगे। तो इससे बचने के लिए, या जिनको ये अच्छा नहीं लगता था जिन लोगों को, वो जो है उस गांव को ही छोड़ देते थे, ठीक है, गांव को छोड़ के चले जाते थे वो वहां के जंगलों में। गांव छोड़ दिया, चले गए जंगलों में, इसे ही कहते हैं धूम। और झूम क्या होता है, पूछता है एग्जामिनर, झूम क्या है? तो झूम क्या है, ये एक खेती है। झूम क्या है, एक प्रकार की खेती है। इसमें क्या होता है, जैसे आपके घुमंतु होते हैं, वो इस साल इस वन में खेती करेंगे, वनों की कटाई करते हैं, ये झूम खेती, ठीक है। डिफोरेस्टेशन का एक बड़ा कारण है ये, जंगलों की कटाई का। तो इसमें क्या करता है, एक वन है मान लीजिए एक, तो इसमें जो है कटाई करेंगे, यहाँ पे खेती करेंगे। अब 2-4 साल यहाँ खेती करी, फिर इस वन को छोड़ के नेक्स्ट जंगल में जाएंगे और वहाँ के पेड़ काट के वहाँ खेती करेंगे, ठीक है। तो इस खेती को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं झूम खेती। और धूम क्या होता है, धूम मैंने आपको बता दिया। तो ये जो धूम आंदोलन था ये शुरू हुआ था 1859 में। क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि 1854 में जो है वहाँ की जो भूमि की पैमाइश थी, जो राजा थे भूमि की पैमाइश जो है वो गलत कर रहे थे। यानी कि गांव वालों की जो जमीन थी वो ज़्यादा थी और बताव क्या हो रहे थे, बताव बिल्कुल कम रहे थे गांव वालों को। तो उससे नाराज होकर जो है धीरे धीरे करके आंदोलन बढ़ता गया और 1859 में इसने अपना चरम सीमा दिखाई और उच्च चरम सीमा पे पहुंच गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी चोटी यानी कौन सी पीक जो है कुल्लू जिले में स्थित नहीं है? एग्जामिनर देखिए पूछ क्या रहा है, नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो कौन सी नहीं है, तो बड़ा खड़ा जो पीक है ये आपकी नहीं है यहाँ पे, ये है आपकी चंबा भरमौर में। क्या हो जाएगा, चंबा भरमौर। चंबा भरमौर के अंदर लोकेटेड है आपकी बड़ा खड़ा पीक। बाकी मेवा कांदीन, सोलांग वैली, ठीक है, सोलांग पीक सॉरी, और उमारशिला जो भी है, ये आपकी पड़ती है कहाँ पे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है। कुल्लू की सबसे बड़ी पीक कौन सी है, मैंने कल आपको हमीरपुर की बताई थी, हमीरपुर की। तो हमीरपुर की सबसे बड़ी चोटी क्या बताई थी मैंने आपको, जो पीक है वहाँ की, उसका नाम है अवाह देवी। ऐसे धीरे धीरे करके मैं आपको 12 के 12 जो हमारे जिले हैं सबकी हाईएस्ट पीक बताता रहूँगा। तो हमीरपुर की मैंने बताई थी अवाह देवी। आज हम करेंगे कुल्लू की। तो कुल्लू की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है डीवी बोकरी। का क्या नाम है, डीवी बोकरी। ये हाईएस्ट पीक है कुल्लू की। इसकी हाइट है लगभग 6400 मीटर। की हाइट कितनी है, 6400 मीटर। इसके अलावा भी और सारी पीक्स है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एग्जामिनर पूछता है। आपकी साचा पीक होगी, श्रीखंड होगी, सीतीधार होगी, ठीक है, देव टिब्बा हो गया, ये सब लोकेटेड कहाँ पे है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश की पहली वन नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है अपनी पहली स्टेट पॉलिसी, स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी, स्टेट की बात कर रहा है यहाँ पे, नॉट नेशनल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस पे, जो हमारी राज्य की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी, वन नीति थी, वो किस वर्ष अपनाई गई, कब अडॉप्ट की हिमाचल प्रदेश ने? 1980। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 सितंबर, अगर ज़्यादा आपको डेट याद रखनी है, 3 सितंबर 1980 में हिमाचल प्रदेश ने अपनी पहली, ये हिमाचल प्रदेश की है स्टेट की पहली जो है वन नीति यानी फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की थी, यानी अपनाई थी। अभी जो है आपके दिमाग के क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की जो पॉलिसी थी वो कब आई थी। तो भारत की जो पहली स्टेट नेशनल पॉलिसी थी फॉरेस्ट पॉलिसी, वो 1952 में आई थी। हालांकि ब्रिटिशर जो थे वो 1894 में लेके आए थे, उसी को जो है अमेंड करके, उसी का संशोधन करके 1952 में भारत की पहली बनी, भारत की पहली वन नीति बनी। और इसके बाद जो है इसमें दोबारा अमेंडमेंट किया गया, इसका दोबारा संशोधन हुआ कब, 1988। तो अभी जो हमारी वन नीति चल रही है कौन सी है, 1988 वाली वन नीति। अब वन नीति पे जो है कौन सी सूची में है, तो समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में है। देखिए जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, 3 सूचियां होती है हमारी, एक होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। राज्य सूची में भी कुछ एक विषय होंगे, केंद्र सूची में भी विषय होंगे, समवर्ती सूची में भी विषय होंगे। राज्य सूची में क्या है, इसमें जो है राज्य को कोई भी कानून बनाने का अधिकार है। जैसे पुलिस से रिलेटेड कोई भी कानून है हमारी, जैसे स्टेट पुलिस है, तो उससे बनाने का कानून राज्य को है। केंद्र के पास बहुत सारे प्रावधान है, ठीक है, केंद्र जो है बहुत सारे कानून बना सकता है। जैसे आपकी मिलिट्री होगी, हमारी भारतीय सेना है, उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है, सिर्फ केंद्र को है। समवर्ती सूची में क्या है, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों जो है अपने
हिसाब से कानून बना सकते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि राज्यों को हमारे फायदा हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो कानून बना सकते हैं। फॉरेस्ट को जो है फॉरेस्ट संवर्ती सूची में आता है, इसके ऊपर आपका केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, इतना आपको यहाँ से पता लग गया होगा। 21 मार्च ये डेट याद करिएगा। क्यों याद कीजिएगा? इस दिन हम क्या मनाते हैं? फॉरेस्ट डे। इस दिन क्या मनाते हैं हम? फॉरेस्ट डे। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। और सबसे कम की अगर मैं बात करूँ तो हमारा पड़ोसी राज्य है, कौन सी दिशा में है? हरियाणा, या आप मुझे बताओगे। ठीक है, हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा, यहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट है। कौन सी डायरेक्शन में है? कौन सी डायरेक्शन में है? हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी हिमाचल को छोड़ने के बाद किस राज्य में मिलती है? तो रावी जो हमारी रिवर है यानी हिमाचल के बाद कौन से राज्य के अंदर जाती है? तो हालांकि ये राज्य नहीं है, अब ये हो चुका है केंद्र शासित प्रदेश। अब ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है ये एक। इसका नाम है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी रावी नदी है वो हिमाचल को छोड़ने के बाद कहाँ जाती है? कौन सी स्टेट में जाती है? कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाती है? ये जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर। चंबा में जो है खैरिस्तान है, वहां से निकल के जाती है जम्मू कश्मीर में। वहां से छूटती है ये खैरी जगह पे। इस जगह का नाम याद कीजिएगा, थोड़ा हाई लेवल का अगर एग्जाम होगा तो उसमें जरूर एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, चंबा जो है इसी नदी के किनारे बचा हुआ है, रावी नदी के किनारे, ब्रह्मौर भी। और उद्गम स्थल एग्जामिनर अक्सर पूछता है, तो बड़ा बंगाल आपको याद करना है। निकलती कहाँ से है? तो बड़ा बंगाल से। बड़ा बंगाल से निकलती है। और टोटल हिमाचल में इसकी लेंथ है 158 किलोमीटर। अगर पूरे भारत में बात करें तो पूरी अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 720 किलोमीटर। ठीक है, टोटल जो लेंथ है रावी नदी की वो है 720 किलोमीटर, लेकिन ओनली अगर हिमाचल में बात करें तो हिमाचल में बहती है 158 किलोमीटर। अभी इसके दो नाम जरूर याद करने हैं आपको, जो एग्जामिनर पूछेगा। एक तो वैदिक नाम, एक इसका संस्कृत नाम। वैदिक नाम और संस्कृत नाम किस तरह से याद करने हैं आप भूलोगे नहीं, जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषनी। पुरुषनी ये इसका वैदिक नाम है। वहीं पे अगर मैं संस्कृत नाम की बात करूं तो संस्कृत नाम क्या है इसका? इरावती। का संस्कृत नाम क्या है? इरावती। अब देखिए, रवि जो है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है रवि, ठीक है, होगा आपके फ्रेंड सर्कल में रवि। तो रवि क्या है? महिला है या पुरुष है? महिला है या पुरुष है? पुरुष है ना। तो रवि जो है आप यहीं से याद करोगे पुरुषनी। तो रवि जो है वो जेंडर इसका क्या होगा? इसका मेल जेंडर होगा, तो पुरुष होगा, जिसे हम हिंदी में कहेंगे पुरुष। हालांकि पुरुष का जो स है दूसरा आता है, लेकिन यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से याद करना है। रवि जो है पुरुष है तो इसका वैदिक नाम क्या होगा? पुरुषनी होगा। और वहीं पे अगर हम बात करें इरावती से, तो इरावती में राव आ रहा है। ठीक है, रावी राव आ रहा है बीच में, तो यहीं से आपको रावी याद मिल जाएगा। रावी जो है आपको यहीं से याद कर लीजिए। ठीक है, अब वैदिक और संस्कृत में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी हो सकता है एग्जामिनर दोनों इकट्ठे ही दे दे, उसमें तब आपको थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। लेकिन वो वैदिक नाम पूछेगा तो 3-4 नदियों के वैदिक नाम दे देगा, तो आपको वहां से याद करना है। रवि जो है एक पुरुष है, तो इसका जो वैदिक नाम होगा वो पुरुषनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 17वीं सदी में पंडित सेव किस पहाड़ी रियासत का चित्रकार था? पंडित सेव जो था कौन सी रियासत का चित्रकार था, पेंटर था? ये प्रसिद्ध पेंटर था गुलेर रियासत का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो गुलेर रियासत का ये था आपका। इसके साथ साथ दो और थे जो, जिनका नाम क्या था? एक का नाम था मनकू था और एक का नाम था नैनसुख। एक का नाम था मनकू, एक का नाम था नैनसुख। ये दोनों ब्रदर थे, आपस में क्या थे? भाई थे। लेकिन जो पंडित सेव थे इसके दोनों पुत्र थे। आपस में भाई थे, मतलब पंडित सेव के क्या थे? दोनों पुत्र थे, मानकू और नैनसुख। ये भी दोनों क्या थे? फेमस पेंटर थे। कहाँ के? ये भी आपके गुलेर रियासत के थे। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछूं मैं कि सबसे पुरानी स्कूल ऑफ पेंटिंग कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, तो सबसे पुरानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है आपकी, क्या नाम है उसका? बसोली। बसोली जो कला है, स्कूल पेंटिंग है, वो सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट है। कहाँ से आई है? तो जम्मू कश्मीर में आई है। देखिए, जम्मू कश्मीर का एक जिला है जिसका नाम है कठुआ। नाम सुना है ना आपने? कठुआ। तो वहाँ की जगह है बसोली, वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है, वहाँ से आई हुई है पेंटिंग। पेंटिंग्स के बारे में अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है ना, कांगड़ा पेंटिंग हो गया आपका, बसोली पेंटिंग हो गया, फिर अर्की की होगी, जिस तरह से एग्जामिनर पूछता है,
तो अगर आपका इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के जितनी भी पेंटिंग्स है, कहाँ से आई है, कौन प्रसिद्ध उसके चित्रकार रहे हैं, ठीक है, क्या क्या पेंटर रहे, क्या उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हुई है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहोगे तो। नेक्स्ट देखिएगा, वैसे मेरे पास इतना समय नहीं होता है, वीडियो भी जो है मैं बड़ी मुश्किल से बना पाता हूँ आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी है अनमोल योजना हिमाचल सरकार ने किस वर्ष लॉन्च की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है और पूछेगा भी एग्जामिनर कि कहाँ से, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो बेटी है अनमोल योजना ये हिमाचल गवर्नमेंट ने शुरू की थी जुलाई 2010 में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाए। इसमें जो बीपीएल परिवार है, आपके बीपीएल परिवार की जो गर्ल्स है, लड़कियां हैं, उनको जो है 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है, ठीक है। बीपीएल परिवार की जो लड़कियां हैं उनको इस योजना के तहत, बेटी है अनमोल योजना के तहत छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दी जाती है। योजना कब लॉन्च हुई थी? तो 2010 में। 2015 से कुछ याद आया आपको? 2015 में जो है नरेंद्र मोदी ने एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीबीबीपी, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? ये 2015 में शुरू हुई थी। अच्छा, कहाँ से हुई थी? ये शुरू की थी पड़ोसी राज्य हरियाणा से, ठीक है। यहाँ का जो लिंगानुपात है सबसे कम है, यानी लड़कियों, लड़का और लड़कियों की जो आपकी लिंगानुपात होता है, ठीक है, जेंडर रेशो होता है, वो सबसे कम है कहाँ का? तो हरियाणा का। यहीं से शुरू की थी, इसीलिए शुरू की थी यहाँ से 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कविता ठाकुर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कविता ठाकुर जो है कौन से फील्ड से रिलेटेड है, ये एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे। तो कविता ठाकुर है हमारी कबड्डी प्लेयर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कबड्डी प्लेयर एक और कौन से हैं हिमाचल प्रदेश से? तो अजय ठाकुर। अजय ठाकुर कहाँ से है? तो नालागढ़ से। ये आपके कहाँ से? नालागढ़ से। देखिए 2014 में जो एशियाड गेम्स हुए थे आपके कबड्डी के, तो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थी, ठीक है, जो टीम गोल्ड मेडलिस्ट थी उसी टीम में थे कविता ठाकुर, प्लस एक और है जिनका नाम है पूजा ठाकुर। एक और कौन है? पूजा ठाकुर, वो भी कबड्डी प्लेयर है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, मैं दो आपको और फेमस जो है हमारे हिमाचल से करा देता हूँ। एक का नाम आता है विजय कुमार और दूसरा आता है सुमन रावत। सुमन रावत कौन थी? विजय कुमार कौन है? तो विजय कुमार जो है ये शूटर है, यानी निशानेबाज है, और सुमन जो है, सुमन रावत जो है ये एथलीट है, यानी धावक है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुरपुर का किला निम्न में से किसने बनवाया था? बहादुरपुर का जो किला है वो किसने बनवाया था? एग्जामिनर इस तरह से पूछता है, आपको पता भी होना चाहिए है कहाँ पे। तो ये आपका बिलासपुर के अंदर ये बनवाया था विजय चंद्र ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, इनका जो शासनकाल रहा था वो 1888 से लेके आपका 1928 तक रहा था, ठीक है। जो ये विजय चंद जी थे, इनका जो शासनकाल था ये 1888 से 1928 तक रहा था, और इन्होंने जो है रंग महल बनवाया था। क्या क्या काम करवाए थे इन्होंने? रंग महल इन्होंने ही बनवाया था। कोर्ट की जो फीस होती है या फिर जुडिशियल जो स्टैंप्स होती है वो शुरू की थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, पता है आपको? फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, वर्ल्ड वार 1 हुआ था 1914 से लेके 1918 तक। तो उसमें जो है इन्होंने दिया था ब्रिटिश का साथ, जो अंग्रेज थे उनका साथ दिया था किसने? विजय चंद्र ने। और बिलासपुर का पहला बैंक कौन था? जैसे मैंने आपको शिमला का बताया था, शिमला का जो अलायंस बैंक है वो फर्स्ट था। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि बिलासपुर का पहला बैंक कौन सा था, बिलासपुर का जो पहला बैंक था उसका नाम था बैंक ऑफ बिलासपुर। बैंक ऑफ बिलासपुर, ये जो है बैंक 1944 में ओपन हुआ था, 1944 में। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, किस पौराणिक पुस्तक में कुलूत का वर्णन मिलता है? तो कुलूत, जिसे हम कुल्लू के नाम से जानते हैं, पहले कुलूत कहते थे, ठीक है। तो इसका वर्णन कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो बृहद संहिता, विष्णु पुराण, रामायण, तीनों में जो है इसका वर्णन हमारे को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ कादम्बरी होगी आपकी, महाभारत हो गया, रजतरंगिणी होगी, जो फेमस पुस्तकें हैं, इन सब में जो है इसकी आपको वर्णन मिलेगा। अच्छा, कुलूत की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वहिंग मणिपाल ने जो है उसकी स्थापना की थी, और 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 में जो है ऐड हुआ था हिमाचल प्रदेश में। पहले पंजाब के अंदर था कुल्लू आपका, 1 नवंबर 1966 में जब विशाल हिमाचल बना उस समय ऐड किया गया हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है मेरा, कुल्लू कांगड़ा का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी टोटल जो एरिया है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो पूरा एरिया है वो आप मुझे बताओगे कितना है?
एक कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा इसमें। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।